नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज पॉलिटी की सीरीज को अगेन आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाने में हम देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा तो बिना हमारा तो वही रहता है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी फालतू की बात के सीधे आते हैं। प्रस्तावना से संबंधित कुछ तथ्य यानी कि हमारे जो विद्वान महोदय थे या कह सकते हैं कि संविधान से ताल्लुकात रखने वाले थे, उन लोगों ने प्रस्तावना से संबंधित कुछ तथ्य कहे थे। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में उन तथ्यों को डाल देता है कि सही है कि नहीं है, कौन सा कथन सत्य है। तो इस वजह से हमें को ये 4-5 कथन हैं ये भी देखने, उसके बाद में ये मेंस के हिसाब से मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको घर पे इन क्वेश्चंस को। देखिए, क्वेश्चंस अगर आपने मेरी दोनों वीडियो देखी होंगी तो क्वेश्चंस की जो मूल बातें होंगी वो तो आपको पता ही होंगे। अब केवल इतना है कि आप उसे सेट करिए और इतना करेंगे तो आप देखिए बहुत जल्दी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक कह सकते हैं कि बड़ा तुम्हें विश्वास अपने अंदर लगेगा कि बहुत विश्वास पैदा हुआ है। तो इन क्वेश्चंस को करना जरूर, ऐसे नहीं कि केवल स्क्रीनशॉट लिया और काम चल गया, नहीं, इनको लिखना। उत्तर भी ना लिखो तो केवल प्रश्नों को लिखना। मैं तो कहता हूं उत्तर भी लिखना, प्रयास करना कि उत्तर लिखने का बिना देखे, यदि उत्तर न लिखो तो प्रश्नों को जरूर लिखना, स्क्रीनशॉट करके। जैसे ही आप एक एक प्रश्न को लिखेंगे तो आपके जो सोचने की जो नजरिया है वो भी डेवलप होगा केवल क्वेश्चन लिखने से ही, कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। शुरुआत करते हैं। इसके बाद में मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दूंगा, यानी ऑब्जेक्टिव, ये तो सब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगा और एक दूंगा, उसको यही आपको कमेंट में उत्तर बताना है कि ये इसका कौन सा उत्तर है। तो देखो, ये के.एम. मुंशी थे, ज्यादा बड़ी वीडियो तो जाएगी नहीं, काफी छोटी जाएगी। एक के.एम. मुंशी थे। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना से संबंधित कहा कि प्रस्तावना एक राजनीतिक जन्म कुंडली है। तो अगर क्वेश्चन पूछने के लिए आएगा, उसमें डाल देते ना कूट बन करके, तो क्या कहते हैं, कह दिया कि के.एम. मुंशी ने कहा था कि प्रस्तावना राजनीतिक जन्म कुंडली है। इसके बाद में N.A. पालकीवाला, क्या N.A. पालकीवाला नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि संविधान का पहचान पत्र है प्रस्तावना उद्देश्य का। प्रस्तावना उद्देश्य का तो एक ही बात है, प्रस्तावना और उद्देश्य का संविधान का, प्रस्तावना तथा उद्देश्य का संविधान का पहचान पत्र है। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी N.A. पालकीवाला कहते हैं संविधान का पहचान पत्र प्रस्तावना। ठाकुरदास भार्गव और सुभाष कश्यप, देखिए दोनों ही विद्वान हैं पॉलिटी के। ठाकुरदास भार्गव और सुभाष कश्यप ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। सुप्रीम कोर्ट, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रस्तावना को कुछ न कुछ कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की मन स्थिति के समझने की कुंजी है, कि जो प्रस्तावना संविधान निर्माता जो थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान निर्माता, जो संविधान जिन्होंने बनाया, उनके मन में क्या चल रहा था, ये केवल आप प्रस्तावना पढ़कर के ही पता कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है। ये किसने माना है? सुप्रीम कोर्ट ने माना है। डी.डी. वासु और डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं, जानते हैं सभी लोग, परिचित हैं। डी.डी. वासु और अंबेडकर साहब ने कहा है कि प्रस्तावना अपने अंदर उन आदर्शों को समाहित किए हुए है, उन आदर्शों को समाहित किए हुए है जिन आदर्शों पर कभी स्वतंत्रता सेनानी चलते थे। यानी दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, डी.डी. वासु और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि प्रस्तावना अपने अंदर उन आदर्शों को समाहित किए हुए है जिन आदर्शों पर कभी स्वतंत्रता सेनानी चलते थे। यानी प्रस्तावना को पढ़ करके आप पता लगा सकते हैं कि स्वाधीनता के समय जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो किन आदर्शों पर चलते थे। ये किसने माना है? डॉक्टर अंबेडकर साहब बहुत बड़े विद्वान हुए हिंदुस्तान के। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं। अब देखिए क्वेश्चन से हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका की प्रकृति और महत्व का वर्णन कीजिए। यानी उसकी उद्देशिका की प्रकृति क्या है और उसके क्या महत्व हो सकते हैं, इस बारे में आपसे चर्चा करवा रहा है। तो आपको प्रकृति की तो पता ही है, इट इज लीगली नॉन जस्टिफाइबल इन नेचर,
यानी कि मैंने बताया था कि इसकी जो प्रकृति है वैधानिक रूप से अन्यायोचित प्रकृति की है, और अन्यायोचित प्रकृति का अर्थ भी मैंने आपको समझाया था। जाकर के आप पार्ट 1 देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। उद्देशिका की संशोधनीयता पर निबंध लिखिए, यानी उद्देशिका हमारी संशोधन हो सकती है। मैंने इस पर पूरा का पूरा चर्चा की है कि संशोधनता के संबंध में दो तरीके के विचारक निकल करके आए, एक परंपरागत और एक उदार विचारक, और दोनों के माध्यम से संशोधनीयता। फिर उसके बाद में एक दो केस का भी हवाला देना है, जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य या बेरूवादी बनाम भारत संघ। इस प्रकार के यहाँ पर इन केसों का हवाला देते हुए, इन वादों का हवाला देते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालिए। प्रस्तावना के माध्यम से उल्लेखित भारतीय संविधान के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए, यानी कि उनके, देखिए मैंने बताया था कि हमें दर्शन को हमने प्रस्तावना के जो दर्शन थे उनको दो भागों में बांटा, एक उद्देश्यों और एक आकांक्षाओं। उद्देश्यों और आकांक्षाओं में बांटा था। सॉरी, उद्देश्य क्या थे? प्रस्तावना के माध्यम से उल्लेखित भारतीय संविधान के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। उद्देश्य जो लक्ष्य थे हमारे, उन पर आपको प्रकाश डालना है। प्रस्तावना के माध्यम से व्यक्त भारत के लोगों की आकांक्षाओं का वर्णन कीजिए। किसका? आकांक्षाओं का वर्णन कीजिए। आकांक्षा मतलब लक्ष्य क्या थे इनके उद्देश्य क्या थे, लक्ष्य क्या थे? भारतीय गणराज्य से आप क्या समझते हैं? मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि भारतीय गणराज्य यानी संविधान के आधार पर यदि देखें तो राजनीतिक कह सकते हैं कि गणराज्य क्या होता है? वह देश जहां का संवैधानिक प्रमुख जो होता है उसका पद वंशानुगत नहीं होता है, वह देश कैसा होता है? गणराज्य होता है। तथा उसके जो समय अवधि है यानी टाइम पीरियड एक होता है उसके कार्यकाल के दौरान, यानी भारत के राष्ट्रपति संविधान का प्रमुख हैं और संविधान के प्रमुख भारत के राष्ट्रपति हैं, तो ये क्या नहीं है? वंशानुगत नहीं है। और जब वो वंशानुगत नहीं है तो क्या होगा? उनका गणराज्य देश होगा, ठीक है, वंशानुगत नहीं है। और दूसरा उनका एक टाइम काल है यानी टाइम पीरियड है, कितना? 5 वर्ष, जबकि इंग्लैंड का राजा रानी जो हैं वो वंशानुगत पद हैं, इसीलिए वो देश गणराज्य नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से चर्चा की है। आप पार्ट 1 देखिए अधिकतर क्वेश्चन इसके पार्ट 1 से ही मिल जाएंगे। 1 घंटे की वीडियो है, 56 मिनट की, आप उसे देख डालिए। भारतीय समाजवाद एक अनोखा समाजवाद है, टिप्पणी कीजिए। यानी भारतीय समाजवाद और पूंजीवाद मैंने उसमें बताया था। और समाजवाद, भारतीय समाजवाद कैसा है? भारतीय समाजवाद, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? मिश्रित थी। 1991 से पहले समाजवाद की ओर झुकी हुई थी, 1991 के बाद में पूंजीवाद की ओर झुकी हुई है। और मैंने बताया था कि 1976 में ही समाजवादी शब्द क्यों जोड़ा गया। उसके बाद में यूएसएसआर के विघटन के बाद भारतीय समाजवाद की धुरी पूंजीवाद पर जा टिकी। इस कथन की समीक्षा कीजिए। देखिए ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यूएसएसआर, सोवियत संघ के विघटन के बाद भारतीय समाजवाद की धुरी पूंजीवाद पर जाकर टिकी, इस कथन की समीक्षा करें। तो ये मैंने सभी पार्ट 1 में करा रखा है। ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो पार्ट 1 से हैं। और आपको भी लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो जाने पहचाने से लग रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि आपके परिचित लग रहे हैं, चिरपरिचित लग रहे हैं ये क्वेश्चन। समाजवाद तथा साम्यवाद में भी मैंने अंतर बता दिया था, 3 बेसिकली अंतर बताए थे मैंने इसमें। उद्देशिका में वर्णित पंथ निरपेक्षता से आपका क्या तात्पर्य है? यानी पंथ निरपेक्षता क्या होता है? मैंने बताया था कि कोई भी देश धार्मिक आधार पर कितने प्रकार का हो सकता है? 3 प्रकार का हो सकता है। एक ईश्वरवादी हो सकता है, एक निरीश्वरवादी हो सकता है, एक पंथ निरपेक्ष हो सकता है। पंथ निरपेक्ष का धर्म निरपेक्ष बताया था। और मैंने ये भी बताया था, मेरे रसगुल्लों किसी शकल के मेरे बेटो, मैंने ये भी बताया था कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष क्यों प्रयोग किया गया धर्म निरपेक्ष की जगह। तो उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष आप समझ जाएंगे क्या है। संविधानवाद के हवाले से उद्देशिका में वर्णित लोकतंत्रात्मक का मतलब समझाइए। मैंने बताया था कि जिस देश के संविधान में संविधानवाद पाया जाता है वो देश लोकतंत्र होता है। उस देश की धुरी लोकतंत्र से ज्यादा अच्छी तरीके से बनी हुई होती है। और संविधानवाद क्या होता है? जिस देश के संविधान में विधि का शासन हो, जिस देश के संविधान में विधि का शासन हो, लैंगिक समानता हो, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका हो, स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन आयोग हो, और कह सकते हैं कि
सामाजिक समानता हो, लैंगिक समानता हो, वो देश कैसे होते हैं, वो उन देशों का संविधान कैसा होता है, उन देशों के संविधान में संविधानवाद पाया जाता है। और जिस देश के संविधान में संविधानवाद पाया जाता है वह देश लोकतंत्रात्मक होता है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन किसका दूंगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। इसे मैं रफ कर देता हूं। अब देखिए मैं पहला कथन दे रहा हूं यहां पर। पहला कथन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी ऐसे करके है क्वेश्चन। दूसरा है, भारत की संविधान की प्रस्तावना में, अब देखो भारत की संविधान की प्रस्तावना बार बार लिखना जरूरी नहीं है, प्रस्तावना में अब तक 2 बार संशोधन हो चुका है। भारत के संविधान में अब तक 2 बार संशोधन हो चुका है। कथन नंबर तीसरा, ये दूसरा है। तीसरा, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक न्याय की बात की गई है। तो अब मुझे बताइए, इसमें ऑप्शन ए पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन बी पहला दूसरा तीसरा सही, ऑप्शन सी पहला और दूसरा गलत, ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा यानी कि तीनों गलत। इसे लिख सकता हूं मैं, तीनों गलत। इसका उत्तर क्या होगा मुझे बताइए आप। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी और डैश 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 ऐसे करके क्वेश्चन है। ये पहला कथन हो गया। दूसरा कथन है, प्रस्तावना में अब तक 2 बार संशोधन हो चुका है। तीसरा है, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक न्याय की बात की गई है। मुझे लगता है कि आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई समस्या नहीं आएगी और इसका उत्तर जो होगा मैं यही बता देता हूं। आप लोग क्या बताएंगे, तो हम भारत के लोग, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं यही दे देता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखिए यहां पर ये गलत तरीके से लिखा हुआ है, पंथ निरपेक्ष बाद में आएगा और समाजवादी पहले आएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इस प्रकार से ये बनेगा सीरीज। तो यहाँ पर ये शब्द जो है वो आगे आ गया है समाजवादी से, ठीक है, जबकि होना चाहिए पीछे। इसके बाद में है, प्रस्तावना में अब तक 2 बार संशोधन हो चुका है। प्रस्तावना में अब तक 2 बार, यानी ये क्वेश्चन क्या, ये कथन क्या था, गलत था। प्रस्तावना में अब तक 2 बार संशोधन हो चुका है, तो ये भी गलत है। आप सभी जानते हैं कि केवल एक ही बार संशोधन हुआ था। क्या क्या जोड़ा गया था संशोधन के माध्यम से, SSI
SSI, SSI का क्या मतलब है? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रेटेड, यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तीन शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, सांस्कृतिक न्याय की बात बिल्कुल भी नहीं की गई है। तो ये भी क्वेश्चन, ये भी कथन जो है वो गलत है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो डी होगा, यानी कि तीनों ऑप्शंस यानी तीनों कथन जो थे वो गलत थे। अब मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। यहां से प्रस्तावना खत्म हो जाती है। अब हम पार्ट 1 में एंट्री करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।